डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। बच्चों, कल हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय प्रशासन के बारे में आपसे बात कर रहे थे कि किस प्रकार अधिनियम और उनकी सिफारिशों के माध्यम से वहाँ का वित्तीय प्रशासन हमने देखा है। उस वित्तीय प्रशासन में हमने गृह कर पढ़ा था और गृह कर के मेरिट और डीमेरिट पढ़ी थी। उसके बाद हमने चुंगी कर पढ़ा था और चुंगी कर की मेरिट और डीमेरिट चल रही थी। वापस से मैं थोड़ा सा इसका रिपीट कर देती हूँ। बेटा, चुंगी कर की मेरिट में ये स्थानीय निकायों की आय का स्रोत होता है। ये लंबे समय से चल रहा है। दैनिक खर्चों का भुगतान इसके लगाने से आसानी से किया जा सकता है और साथ ही आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है। साथ ही यह एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस टैक्स के कुछ दोष भी हैं। वो दोष है, चुंगी एक ऐसा टैक्स है जिससे आम व्यक्तियों की उपयोग की वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाता है और ज़्यादातर भार गरीब लोगों पर आ जाता है। चुंगी से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ता है। साथ ही इस टैक्स की वसूली कम वेतनभोगी कर्मचारियों के हाथों में होती है और कई बार वो रिश्वत लेकर चुंगी नाका पार करवा देते हैं। साथ ही इस टैक्स से व्यापारियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वो जो माल मंगवाते हैं वो शहरों की चुंगी चौकियों को पार करते हुए अपनी जगह पर पहुंचता है। ऐसे में माल को चेक करवाने और चुंगी चुकाने दोनों में समय और पैसे दोनों लगते हैं। चुंगी टैक्स से कई बार ट्रक मालिकों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किसी भी सिटी में जाने से पहले उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता है। 93 में पूरे देश में चुंगी टैक्स को समाप्त करने के लिए ट्रक मालिकों ने हड़ताल कर दी थी। राजस्थान में तो हड़ताल के बाद चुंगी ही समाप्त कर दी गई है। इस चुंगी के कारण वस्तुओं के मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। यह एक बहुत खर्च वाली प्रक्रिया है। इसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। कई बार ट्रक मालिक और स्थानीय संस्था के कर्मचारियों की मिली जुली सांठ-गांठ के कारण कई बार ट्रक मालिक अपने ट्रक का रास्ता ही बदल लेते हैं। चुंगी की इस चोरी से संस्थाओं की आय में बहुत हानि होती है। इसलिए कहा जाता है इस चुंगी टैक्स को अगर लगाना है तो इसमें कुछ सुधार भी करने होंगे। इसके अपने गुण और दोष दोनों हैं। इसलिए स्थानीय संस्थाओं की आवश्यकता को देखते हुए यह कर पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। करारोपण जांच समिति ने ये कहा है कि इसमें कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। साथ ही नगरीय स्थानीय निकाय वित्तीय साधन परिवर्धन समिति ने कहा है कि चुंगी को तब तक समाप्त नहीं किया जाए जब तक कि कोई दूसरे साधन नहीं ढूंढ लिए जाए, ताकि राजस्व की हानि की पूर्ति हो सके। समिति ने कहा है कि चुंगी के वर्तमान स्वरूप को धीरे धीरे खत्म करके उसके स्थान पर बिक्री कर पर जैसा कोई दूसरा कर लगा दिया जाए। ग्रामीण नगरीय संबंध समिति इसी पक्ष में थी कि चुंगी शुल्क समाप्त कर दिया जाए और लेकिन साथ ही दूसरा विकल्प ढूंढ लिया जाए। फिर भी व्यवसाय कर राजस्थान में प्रशासनिक आदेशों के कारण राज्यों में किसी भी नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा व्यवसाय पर आज तक नहीं लगाया गया है और यह कहा जा सकता है कि लिखित में इस कर के अनिवार्य होने पर भी इसका कोई लाभ नहीं है। कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें हम स्वैच्छिक कर कहते हैं। भारत में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अनुसार नगर पालिकाओं को कुछ ऐसे कर लगाने का अधिकार है जो उसके विवेक पर निर्भर करते हैं। वो कर हैं वाहन कर, कुत्तों पर कर, सफाई कर, रोशनी के लिए कर, जल कर, शिल्पियों पर कर, शौचालय की मरम्मत और निर्माण के लिए कर, कचरे को हटाने के लिए कर, व्यापार पर कर। साथ ही कोई भी ऐसे कर जो राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें दिए जाएं।
अधिनियम में इन करों को लगाने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये कर लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक या सारे करों को लगाने के लिए नगर पालिका को साधारण सभा में विचार करके समर्थन के बाद निर्णय लेना होता है और फिर नियम बनाने होते हैं। व्यक्ति या संपत्ति या दोनों ही इससे प्रभावी होते हैं। इस कर की सूचना प्रसारित करनी होती है। सरकार की अनुमति के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है। इन करों को लगाने की प्रक्रिया जटिल है, साथ ही जनप्रतिनिधियों की भी इच्छा नहीं होती है कि ऐसे कर लगे। कुछ ऐसे हैं जो करों से अलग आय होती है। राजस्व दो भागों में राजस्व को बांटा जाता है, आंतरिक और बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत जो है नगर स्थानीय निकाय के आय के, वो है संपत्ति से आय, भूमि के बेचने से आय, जुर्माना शुल्क, होटल रेस्टोरेंट डेयरी पर लाइसेंस शुल्क, खाद्य सामग्री के बेचने से कर, वाणिज्य स्थानों के उपयोग से कर, ईंधन लोहा सब्जियां केरोसिन आदि कार्यों के लिए नगरीय स्थानीय संस्थाएं लाइसेंस प्रदान करके टैक्स लेती हैं। नगर में विज्ञापन से भी जो इनकम होती है, साथ ही बड़े बड़े नगरीय स्थानीय निकायों में बस सेवा, कुकिंग गैस का वितरण, दूध वितरण आदि कार्य अपने हाथ में लेके इस प्रकार स्थानीय निकायों की आय होती है। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों से हिस्सा। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो राज्य सरकार लगाती है और उसकी आय भी वो खुद इकट्ठा करती है। उसका कुछ हिस्सा वह नगरीय स्थानीय संस्थाओं को देती है। ऐसे कर हैं भू राजस्व, मनोरंजन और वाहन कर। राज्य के करों के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 243 जय में राज्य वित्त आयोग को ये कहा गया है कि वो राज्य सरकार के द्वारा जो कर फीसों में वृद्धि आदि हो रही है उन्हें नगरीय और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में वितरित करें। राजस्थान के पहले वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्य सरकार की योजना और आवश्यकता और बजट और घाटे को ध्यान में रखकर ग्रामीण और स्थानीय निकायों में आय का वितरण किया जाए। सरकारी अनुदान। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संविधान ने कर की शक्तियाँ केंद्र और राज्य दोनों को दी हैं। राज्य और केंद्र सरकार स्थानीय संस्थाओं को आए दिन नए नए काम देती है, लेकिन साथ में उससे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो उन्हें सरकारी अनुदान भी दे। सरकारी अनुदान के प्रकार। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आगे कंटिन्यूशन में चलेगा।